नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आरोग्य मंथन में और आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नेहा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं बल्कि लाखों लड़कियों और महिलाओं की एक खामोश लड़ाई बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीसीओडी यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की। और इस गंभीर विषय पर हमें सही और समग्र जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर विकास। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जी, धन्यवाद नेहा जी। सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने इस कार्यक्रम आरोग्य मंथन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं सीधे मुद्दे पर आना चाहूंगी। आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि पीसीओडी पीसीओएस की जो समस्या है वो लड़कियों में महामारी की तरफ फैल रही है। और अगर देखा जाए तो ये सिर्फ पीरियड्स की इरेगुलरिटी नहीं बल्कि लड़कियों में आत्मविश्वास की भी कमी है और मेंटल हेल्थ पर भी इसका गहरा असर डाल रहा है। तो एक विशेषज्ञ के तौर पर आप इस साइलेंट स्ट्रगल को कैसे देखते हैं? आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, साइलेंट स्ट्रगल। ये वास्तव में एक खामोश लड़ाई है। मेरे पास हर उम्र की लड़कियां और महिलाएं आती हैं जो चेहरे पर मुहांसे, अनचाहे बाल, बढ़ते हुए वजन, सबसे बढ़कर भविष्य में मां ना बनने पाने वाले डर से जूझ रही होती हैं। समाज और कभी कभी परिवार भी इसे गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें लगता है कि ये बस पीरियड्स की छोटी मोटी गड़बड़ी है और समय होते ये ठीक हो जाएगी। लेकिन ये समस्या शारीरिक होने से कहीं ज़्यादा मानसिक और भावनात्मक है, यानी कि इमोशनल बहुत ज़्यादा इसमें टच रहता है। ये सीधे एक महिला के आत्मविश्वास पर हमला करती है। इसलिए इस पर खुलकर और सही जानकारी के साथ बात करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें जो कि समाज में आजकल हर हर तीसरे घर की महिलाओं या लड़कियों को अगर देखा जाए तो उन्हें क्या समस्या है? पीसीओडी की समस्या है, पीसीओएस की समस्या। और बहुत लोगों को तो इसकी सही जानकारी भी नहीं होती है, वो परेशान हो रही होती हैं, जूझ रही होती हैं। तो इसके इसी के लिए मैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना चाहूंगी। तो चलिए फिर बहुत शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारे दर्शकों को बेहद ही सरल और सीधे भाषा में आप बताइए कि पीसीओडी आखिर है क्या? जरूर। देखिए, हमारे शरीर में हार्मोन्स की एक टीम होती है। ये एक टीम वर्क होता है जो कि हमारे सिस्टम में, हमारे शरीर के अंदर जो है काम करता है। जहाँ हर खिलाड़ी का अपना एक निश्चित काम होता है। पीसीओडी जी यानी कि जी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, ये हार्मोन्स टीम जो है जब बिखर जाती है तो विशेष रूप से पुरुषों वाले हार्मोन्स जिन्हें हम एंड्रोजन कहते हैं की मात्रा फीमेल्स में थोड़ी बढ़ जाती है। इस गड़बड़ी के कारण महिलाओं की ओवरीज, जब जो अंडाशय होता है उसमें हर महीने अंडा बनकर बाहर निकलना चाहिए, ये प्रक्रिया रुक जाती है और अंडे जो होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। छोटे छोटे पानी की थैलियां जिसे हम सिस्ट कहते हैं उनका रूप ले लेते हैं। इसी स्थिति को जो है हम पॉलीसिस्टिक यानी कि बहुत सारी गांठों वाली ओवरी कहते हैं और इसी का नाम जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है। नॉर्मली ये जो है शुरुआती हल्के लक्षणों के साथ शुरू होती है और धीरे 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 ये एक बहुत बड़ा विकराल रूप जो है वो ले लेती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर किसी बीमारी का जो लक्षण है वो अगर स्टार्टिंग में ही पता चल जाए तो एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम उस पर ध्यान देंगे। तो वो कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें किसी भी लड़की या उसके परिवार वालों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर शुरुआती तौर पे ही हम इसके लक्षणों को पहचान लें तो आगे आने वाली गंभीर बीमारी से जो है वो हम बच सकते हैं। तो जो सबसे पहला इसका जो लक्षण होता है वो है अनियमित पीरियड्स, यानी कि इरेगुलर पीरियड्स, यानी कि पीरियड्स का 2-3 महीने या उससे भी ज़्यादा समय तक ना आना, जब आए तो बहुत ज़्यादा आना या बहुत ही कम आना। तो पीरियड्स में विभिन्न तरह की इनरेगुलरिटी होना, ये सबसे पहला लक्षण है। दूसरे लक्षण की अगर मैं बात करूं तो चेहरे पर, यानी कि हमारी चिन में है ना, छाती में है ना, यहाँ पे विभिन्न तरह के बालों का आ जाना है ना। तीसरा अगर मैं
कहूँ तो चेहरे पर विभिन्न तरह के मुहांसे हो जाना, है ना, एक्नेस हो जाना, पिंपल्स हो जाना, खासकर जो है हमारे इस वाले एरिया में ज़्यादा पिंपल्स होना, वजन का जी। बहुत तेजी से बढ़ना, है ना, विशेषकर पेट के आसपास जामड़ी का जो है वो इकट्ठा हो जाना, और सिर में जो बाल हैं उनका पतला हो जाना, उनका लगातार झड़ते रहना। तो ये कुछ तीन चार ऐसे लक्षण हैं जो शुरुआती तौर पे अगर हमें पीसीओडी है या होने वाला है तो ये लक्षण हमें दिख जाते हैं। फीमेल्स के अंदर अगर ये चार पांच लक्षण है तो थोड़ा सा हमें सतर्क हो जाना चाहिए। और क्या इंसुलिन का भी इसमें कुछ रोल है? जी हाँ, इंसुलिन। इंसुलिन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसमें इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो उसमें ग्लूकोज जी। बनता है, यानी कि एनर्जी बनती है। इस एनर्जी को हमारे जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं, वो जो है सेल्स, जो हमारा शरीर है वो सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। और इसके जी। लिए इंसुलिन नाम की एक चाबी बनाता है। ये चाबी हमारी कोशिकाओं के तालों को खोलती है और एनर्जी अंदर ले जाती है। ये एक स्वस्थ शरीर का सिस्टम है। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है, खराब लाइफस्टाइल, जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल के कारण हमारी कोशिकाओं के ताले जो होते हैं वो जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, या मैं कहूँ जाम हो जाते हैं। अब इंसुलिन रूपी चाबी जो होती है उन पर काम नहीं कर पाती। इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा, इंसुलिन जी। रेजिस्टेंस हो जाना। तो अब शरीर को लगता है कि शायद चाबियां कम पड़ रही हैं, इसलिए वो और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है, और खून में इंसुलिन का एक सैलाब सा आ जाता है। और यही सैलाब जो होता है वो सीधा ओवरीज को सिग्नल देता है कि पुरुषों वाले हार्मोन्स ज्यादा बनाओ, और यहां से ही जी। सारी जो होती है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। तो निसंदेह डॉक्टर साहब, इंसुलिन का आपने इसमें बहुत तो बड़ा। इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात जो हमने करी और हार्मोनल इम्बैलेंस की बात की, तो ये जो शब्द है ये सुनने में बहुत ज्यादा हैवी लगते हैं, बहुत ज्यादा साइंटिफिक लगते हैं। तो क्या आप हमारे दर्शकों के लिए इसे और आसान, इजी बना सकते हैं? मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो ये चाबी और ताले वाली गड़बड़ी असल में है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। इसे हम चार पांच स्टेप्स के अंदर थोड़ा सा समझते हैं। जैसे सपोज जी। करिए हमने खराब खान पान लिया, तो खराब खान पान से क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हुआ। आप सिर्फ इस चीज को समझिए, है ना। शरीर में जी। इससे लड़ने के लिए खून में इंसुलिन का सैलाब बढ़ गया, है ना, क्योंकि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ तो शरीर के अंदर इंसुलिन का बहुत सारा सैलाब जो है वो बढ़ गया। इससे अतिरिक्त इंसुलिन से ओवरीज को पुरुषों वाले हार्मोन्स ज़्यादा बनाने के लिए जो है प्रेरित होना पड़ा, या उसे उस तरह के हार्मोन बनाने पड़े। और इन बढ़े हुए एंड्रोजन ने दिमाग के हार्मोन्स कंट्रोल सेंटर का इस तरह से संतुलन बिगाड़ दिया कि ओवरी में जो अंडे हैं जो बाहर आने चाहिए थे वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ गए, या तो वो वहीं पे अधूरे रह गए, और उन्हीं अधूरे अंडों ने एक सिस्ट, जिसे हम गांठ कह सकते हैं, वैसा रूप ले लिया। और जो ओवुलेशन होता है हमारा फीमेल्स के अंदर 13 डे में, वो वहीं पे रुक गया, जिसके कारण पीरियड्स जो है वो अनियमित हो गए। और यही इंसुलिन और एंड्रोजन शरीर में वजन और चर्बी को बढ़ाने लगता है, और बढ़ा हुआ वजन इंसुलिन रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा के समस्या को और ज़्यादा गंभीर कर देता है। तो ये चक्कर ऐसा ही चलता रहता है, और दिक्कत जो है वो बढ़ती चली जाती है, और फिर आगे जाके ये इनफर्टिलिटी, यानी कि बच्चे पैदा ना होना, बांझपन होना, ऐसी बीमारियों को न्योता देती है। जी, डॉक्टर साहब, ये समझना वाक़ई आँखें खोलने वाला है डॉक्टर साहब, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा में जो अगर बात की जाए तो सीधे हार्मोन की गोलियाँ ही दे दी जाती हैं, जो कि पीरियड्स को तो ले आती हैं, लेकिन जो समस्या है, अगर हम जड़ की बात करें, तो वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो क्या आयुर्वेद इस समस्या को किस नज़रिए से देखती है? और क्या आयुर्वेद सिर्फ़ लक्षणों को दबाता है या फिर इसकी जड़ तक जाकर उसका इलाज करता है? जी हाँ, आपने निसंदेह बहुत सही बात करी। मैं बात करूंगा आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद में हमारे जो है दो तरह की चिकित्साएं होती हैं। एक होती है शोधन चिकित्सा,
और एक होती है शमन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा की मैं अगर बात करूं तो इसे हम आज की भाषा में पंचकर्म चिकित्सा कहते हैं, या एक तरह से बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशंस कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कारण बताया कि खराब लाइफस्टाइल, तो जब तक हम शरीर के अंदर इन टॉक्सिन्स को, जो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हमारे खराब लाइफस्टाइल के कारण, खराब रहन सहन के कारण, खान पीन के कारण जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जमा हो गए हैं, तो उनको जब तक हम क्लेंज नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, तब तक कोई दवाई उसके ऊपर प्रॉपरली काम नहीं करने वाली है। तो इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि जब हम किसी कपड़े को या चुन्नी को हम रंगते हैं, तो जब भी उसको हम रंग चढ़ाते हैं, तो अगर वो गंदा होगा तो वैसा रंग उस पर नहीं चढ़ पाता है। लेकिन अगर वो साफ होगा, है ना, या सफेद होगा या स्वच्छ होगा, तो वो अच्छे से जो है वो रंग जाता है। जो भी हम उसके ऊपर रंग लगाते हैं वो अच्छे से उसमें जो है उसको उसके अंदर समाहित हो जाता है रंग। ठीक वैसे ही शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, तो जब तक हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे, टॉक्सिन्स को बाहर नहीं करेंगे, तो ये हम जितनी मर्जी दवाइयां खाते रहेंगे वो उतना काम नहीं कर पाती है। तो आयुर्वेद की एक खूबी है कि सबसे पहले शोधन चिकित्सा यानी कि पंचकर्म डिटॉक्सिफिकेशन, और उसके बाद में फिर शमन चिकित्सा यानी कि जो हम इंटरनल मेडिसिन देते हैं, तो उसको हम शमन चिकित्सा कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बीमारी का स्तर कितना है, कब से है, क्या क्या लक्षण्स हैं, वेट कितना की बढ़ गया है। तो जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए उसमें कहाँ तक पेशेंट की स्थिति है, तो उन सब को देखते हुए फिर हम एक प्लान करते हैं कि अब इस बीमारी में हम क्या कर सकते हैं, इसके जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस हुआ है उसको किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन जो है इसमें बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर साहब, पंचकर्मा का अभी आपने नाम लिया। पंचकर्मा के बारे में हम सब ने बहुत ज्यादा सुन रखा है। तो जैसे पीसीओडी जैसी जो हार्मोनल समस्या है वो शरीर की सर्विस पूरी तरीके से अंदरूनी सफाई करती है, जैसा कि अभी आपने बताया। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है ये भी मैं जानना चाहूंगी, और इसकी जड़ी बूटियों के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी जो दिया जाता है, जैसे कि शतावरी हुआ, अश्वगंधा हुआ। तो इस तरह की जो जड़ी बूटियां हैं, ये इसमें क्या इनकी भूमिका है, ये कैसी भूमिकाएं ये निभाती हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, आपने लगभग हर जगह सुना होगा पंचकर्म। तो पंचकर्म में बेसिकली हमारे 5 कर्म आते हैं, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, ऐसी 5 प्रक्रियाएं आती हैं। लेकिन जब हम किसी व्याधि विशेष के लिए, है ना, जब भी हम पंचकर्म करते हैं तो इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ पूर्व कर्मास होते हैं, जो ये 5 कर्म हैं ये प्रधान कर्मास होते हैं, और कुछ उसके बाद में जो है पश्चात कर्मास होते हैं। तो पंचकर्म के अंदर अगर मैं बात करूं खासकर पीसीओडी में, तो इसके अंदर विरेचन जो है प्रक्रिया होती है, जिसमें हम सबसे पहले कुछ मेडिकेटेड घृत्स जो होते हैं वो हम बॉडी के अंदर देते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर काम करती हैं मेडिसिन, उन से जो बने हुए घृत होते हैं, घीज होते हैं, या पेशेंट की तासीर के अकॉर्डिंगली, प्रकृति के अकॉर्डिंगली हम उन घृत को 3, 5 या 7 दिन तक पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंगली, सत्व के अकॉर्डिंगली हम उसको उनको देते हैं। उसके बाद में 3 दिन तक अभ्यंग और सर्वांग स्वेदन, इस तरह से कुछ प्रोसीजर्स रहते हैं। उसके बाद में मेन जो प्रोसीजर है विरेचन कर्म, जिसमें बॉडी के टॉक्सिन्स को हम बॉडी से बाहर करते हैं। तो ये विरेचन कर्म जो है इसमें बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा कुछ बस्तीज होती हैं, है ना, कुछ अनीमा जो होती हैं वो हम देते हैं। तो ये 2 तरह की होती हैं, एक अनुवासन बस्ती होती है, एक अस्थापन बस्ती होती है। यानी कि कुछ ऑयल वेस्ट बस्तियां होती हैं, कुछ मेडिसिनल वेस्ट बस्तियां होती हैं, वो हम देते हैं। अगर उत्तर बस्ती की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम पेशेंट को देते हैं। तो विरेचन और डिफरेंट तरह की बस्तियां, इस तरह का जो है वो पंचकर्म के कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो हम इसके अंदर करते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या स्थिति है और उस स्थिति के अनुसार हम क्या कर सकते हैं। जहाँ तक आपने बात करी औषधियों की, तो औषधियाँ तो शरीर को पोषण और बल देती हैं। तो इसमें जैसे कि आपने कहा कि शतावरी, तो शतावरी फीमेल्स के हार्मोन के लिए, जितनी भी फीमेल के जो हार्मोन्स हैं उनके लिए बहुत ही एक तरह से अमृत
मैं कहूँ तो वो कम नहीं होगा, अमृत के समान है ना। तो शतावरी का बहुत ही बड़ा रोल है। अगली अगली आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे इनके ऊपर। अश्वगंधा भी एक तरह से जो है स्ट्रेस लेवल को कम करती है, क्योंकि इसका सीधा सीधा जो संबंध होता है हमारे तनाव से होता है, स्ट्रेस से होता ही है। तो अश्वगंधा जो होती है वो स्ट्रेस लेवल को कम करती है। और एक आपने गिलोय यानी कि गडुची का टिनमटिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया भी कहते हैं, उसका नाम भी सुना होगा। तो वो भी इस बीमारी में, जो क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। लेकिन वही है कि डिपेंड करता है कि आप किसी कुशल चिकित्सक की देखरेख में आपकी बीमारी के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, तासीर के हिसाब से जो है अगर दवाई लेते हैं तो वो फ़ायदा करती है। लेकिन आप अपनी मर्जी से अगर इनको यूज़ करते हैं तो ये लाभ की बजाय हमें काफ़ी हद तक नुकसान कर सकती है। साहब, आजकल की लाइफस्टाइल तो हम में से किसी से छिपी नहीं है। लोगों की लाइफस्टाइल बहुत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, खराब होती जा रही है। अगर खान पीन की बात करें तो वो बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपना नहीं रहे हैं। इसके अलावा खाने पीने के बारे में तो आप बताइए ही कि क्या खाना चाहिए, कौन सा भोजन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसकी कौन सी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन सी चीज है वो जो हमारे थाली में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। जी हाँ, पीसीओडी की सबसे बड़ी दुश्मन है चीनी और मैदा, यानी क्या हुआ मीठी डॉक्टर चीज़ें। साहब? कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, केक हुआ, बिस्किट हुआ, सफ़ेद ब्रेड हुआ, नूडल्स हुआ, है ना, ये सीधे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालना पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। और अगर हम बात करें कि हमें क्या लेना चाहिए, तो जितना भी मैं बात करता हूँ लगभग हर जगह मिलेट्स का हमें यूज़ करना चाहिए, जिसमें रागी हुआ, बाजरा हुआ, ओट्स हुआ, है ना, ऐसे मोटे अनाज जो हैं वो हमें लेने चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां हुई, सलाद हुआ, इनका हमें यूज़ करना चाहिए। दालें हुई, चना हुआ, राजमा हुआ, है ना, ऐसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हमें लेने चाहिए। फिर बादाम हुआ, अखरोट हुआ, अलसी हुआ, ऐसे हेल्दी फैट्स जो हैं वो हमें अपनी आहार में समाहित करने चाहिए। हाँ, सबसे ज़रूरी शुद्ध घी। तो अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि शुद्ध घी लेने से जो है हमें मोटापा हो जाएगा या ये वेट को बढ़ाएगा या बॉडी के अंदर हमारे लिपिड प्रोफाइल जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, इनको बढ़ा देगा। लेकिन ये सारे मिथ्स हैं। अगर शुद्ध घी है ना, अगर घर का बना हुआ शुद्ध घी है तो ये निसंदेह फायदा करता है, नुकसान नहीं करता है। इसके लिए बहुत सारे पेपर्स जो हैं, रिसर्च पेपर्स जो हैं वो पब्लिश हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके ऊपर भी जो है वो बात करेंगे। जी बिल्कुल बात करेंगे डॉक्टर साहब। तो सुपर फूड्स के बारे में आपने बताया, और ये सिर्फ पीसीओडी के पेशेंट ही क्यों, ये तो हमारे लाइफस्टाइल में अब शामिल ही हो जाना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, मिलेट्स हुआ, आजकल तो बहुत सारे रिप्लेसमेंट आ गए हैं, गेहूं और चावल, जैसा कि आपने बोला कि आगे हम और बात करेंगे आने वाले वीडियोज में। तो खैर, खाने पीने के बारे में तो आपने बताया। तो इसके अलावा क्या योगा, नींद और स्ट्रेस ये कैसे कनेक्टेड है पीसीओडी से? इसे जी साधने के लिए आप क्या कुछ उपाय बताना चाहें? बिल्कुल। हमारे आयुर्वेद में शुरू से ही जीवन के तीन जो हैं उपस्तंभ कहे गए हैं, जिसमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये तीन चीज़ें जो हैं वो आयुर्वेद में वर्णित हैं कि अगर ये चीज़ें जो हैं वो सही रहेंगी तो हमारा जीवन जो है वो सही रहता है। लेकिन यहाँ पे मैं तीन स्तंभ आपको बताना चाहूँगा। अगर पीसीओडी से कोई पेशेंट ग्रसित है, कोई बहन या कोई भी पेशेंट अगर पीसीओडी से ग्रसित है, उसके लिए तीन स्तंभ यहाँ पे व्यायाम, नींद और तनाव। व्यायाम यानी कि रोज कम से कम हमें 30 से 40 मिनट तक, है ना, ब्रिस्क वॉक यानी कि थोड़ा लंबे कदम जो हम चलते हैं वैसी थोड़ा चलना है। योग करना है। फास्ट योग में वॉक, खासकर, फास्ट वॉक, हाँ, फास्ट वॉक जिसे हम फास्ट कहते वॉक। हैं। हाँ, तो सूर्य नमस्कार, उसके अंदर सारी ही व्यायाम जो है 10 आसनों में लगभग सब कुछ समाहित हो जाता है। तो सूर्य नमस्कार हमें जरूर करना चाहिए। कपालभाति, है ना, क्योंकि पेट विसरल फैट जो होता है इसका रोल रहता है ना। तो अगर पेट के आसपास की चर्बी ठीक रहेगी तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति नहीं होगी। तो कपालभाति इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। और दूसरा नींद, तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद, वैसे तो 6 घंटे की सफिशिएंट होती है, लेकिन 7 से 8, आजकल जिस तरह का स्ट्रेस है उस तरह से
आजकल हमें 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे हार्मोन्स और जितने भी हमारे सेल्स होते हैं वो अपने आप ही रिपेयर होते हैं, जो इम्बेलेंस होता है वो अपने आप ही ठीक होता जाता है ना, क्योंकि हमारा शरीर अपने आप में ही खुद को रिपेयर करता है। तो प्रॉपर नींद हमें चाहिए। और तनाव तनाव से हमारा क्या होता है, बॉडी के अंदर कोर्टिसोन का लेवल जो है वो हमेशा बढ़ता है, जिससे सीधे इंसुलिन जो है वो बढ़ जाती है। तो कम से कम तनाव को कम करने के लिए हमें अनुलोम विलोम हुआ, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हुई, योग हुआ ना, प्राणायाम्स हुए, या मेडिटेशन अगर हम कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है, योग निद्रा है ना। इसके अलावा और भी डिफरेंट तरह की हीलिंग थेरेपीज होती हैं, अगर हम उनका सहारा लें तो ट्रीटमेंट के साथ साथ डिफरेंट तरह के अल्टरनेटिव जो रिपेयरिंग, बॉडी को रिपेयर करने की टेक्निक्स हैं वो इसमें निसंदेह फायदा करती हैं। जी डॉक्टर साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने जटिल विषय को हमारे लिए बेहद ही सरल और सुलभ बना दिया है। तो लास्ट में उन लड़कियों और महिलाओं को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो ये सोचकर निराश हैं कि वो पीसीओडी की वजह से कभी मां ही नहीं बन पाएंगी? मैं सही में यही कहना चाहूँगा कि निराश मत होइए। पीसीओडी आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये कंडीशन है, ये कोई लाइफ लॉन्ग बीमारी नहीं है, या ऐसी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। जस्ट एक हल्की सी गड़बड़ी है जिसे हम चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप हमारे पास या हमारे आसपास की जो पंचकर्मा सेंटर्स हैं वहाँ पे आप पहले अपना डिटॉक्सिफिकेशन कराइए। और आप किसी भी तरह की कोई राय लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। तो मेरा आप सबको यही संदेश रहेगा कि निसंदेह आयुर्वेद और पंचकर्म के अंदर इसका पूर्ण सटीक समाधान है। 3 से 4 महीनों में आप इस बीमारी से बिल्कुल निजात पा सकते। तो एक शक्तिशाली संदेश और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास। हमें उम्मीद है कि आज की बातचीत से हमारे दर्शकों को एक नई दिशा और बहुत सारी हिम्मत मिली होगी। अगले एपिसोड में नए विषय के साथ हम फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नमस्कार। धन्यवाद।